नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस साप्ताहिक क्लास में। दोस्तों, हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज की साप्ताहिक क्लास। लेकिन आज की साप्ताहिक क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान की तुलना कभी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि राजा हमेशा अपने राज्य में पूजनीय होता है, वहीं पे विद्वान की पूजा हर जगह होती है। विद्वान कहीं भी जाता है तो हमेशा उसकी पूजा की जाती है। अब महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, राजा या विद्वान। और अगर राजा बनना है तो क्या करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर विद्वान बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आपको गिरना होगा, फिर उठना होगा, और फिर गिरना होगा, फिर उठना होगा, और बहुत सारे एक्सपीरियंस अर्जित करके आप विद्वान बन सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना सफर तय करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्वान बनने के लिए तैयार हैं? तो चलें हमारे इस साप्ताहिक क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं कि JBL का एक स्पीकर है और वो कंपनी से रिटर्न आया है। क्या खराब है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि वो ठीक जरूर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी सब एक ही होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। चलें शुरू करते हैं आज की साप्ताहिक क्लास। कि कई बार हमारे पास थियरी होती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो थियरी से भी खाली काम नहीं चलेगा। और मेरे इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा कि थियरी और प्रैक्टिकल का दोनों का एक अनोखा संगम आपको देखने को मिल रहा है। और वो इसलिए कि अगर आप जो थियरी आप जानते हैं, कोई चीज को रिपेयरिंग करने में उसी थियरी का ही तो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि रिपेयरिंग करने के लिए या किसी चीज को ठीक करने के लिए, किसी सर्किट को, किसी मशीन को समझने के लिए हमें थियरी को उल्टा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब आपको तो बहुत सारी थियरी पता है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है वो कहां से कहां तक डिटेक्ट हो रही है और आप उसको समझ पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज इस क्लास में थियरी और प्रैक्टिकल के एक अनोखे समन्वय को देखेंगे। हमारे पास एक रिपेयरिंग में JBL का एक सेट आया है, और मैं बताना चाहूंगा कि JBL पार्टी बॉक्स नाम है उसका, 100 पोर्टेबल इसका मॉडल नंबर है। और बताना चाहूंगा कि 28,999 इसकी प्राइस है। आप देख पा रहे हैं 28,999 इसकी प्राइस है। अब देखें ये हमारे सामने है ये सेट। अब ये इसकी कंडीशन ये है कि ये बंद है, पूरा ये खराब है, चल नहीं रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या गड़बड़ी है, पर मुझे यकीन है कि हम इसे ठीक कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भी इसे ठीक कर पाएंगे, लेकिन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको समझना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हम इसे खोलते हैं, और खोलने के बाद जो हमें थियरी पता है उस थियरी को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, और फिर उसके अनुसार देखेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम तक पहुंच पाते हैं। तो चलें सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये देखें, ये बेल्ट से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ आपको समझना होगा, ये इसका सर्किट है और ये है इसका पावर सप्लाई। तो अब जो थियरी हमें पता है उस थियरी के अनुसार इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलें, अब आपने देखा मैंने इसको खोल दिया है। अब इसमें चलते हैं, ट्रेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जो हमें थियरी पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके अकॉर्डिंग अब इस प्रैक्टिकल में उसको समावेश करते हैं। देखें, सबसे पहले मेंस कोड लगाएंगे, और मेंस कोड लगाने के बाद हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ AC वोल्टेज आए कि नहीं। मीटर को AC पे करें। देखें, मैंने मीटर को AC पे किया, और यहाँ देखने की ज़रूरत है कि AC आया कि नहीं आया। DC पे है, इसको AC करें, और देखें AC वोल्टेज यहाँ आया, 236 वोल्टेज AC आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मेंस कोड अंदर अंदर यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पावर सप्लाई है, ठीक है, और ये सर्किट बोर्ड है। तो पावर सप्लाई में से जो टर्मिनल आउट हो रहा है वहाँ हमें वोल्टेज चेक करना है कि अगर यहाँ
AC वोल्टेज आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके आउटपुट में यहाँ DC वोल्टेज आना चाहिए। तो देखें क्या यहाँ DC आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब हमें ये पता है कि अगर ये पावर सप्लाई बोर्ड है तो यहाँ आउटपुट में DC वोल्टेज यहाँ प्राप्त होना चाहिए। यहाँ ये जो टर्मिनल दिए हैं इसमें DC वोल्टेज आने चाहिए। देखें आप, तो यहाँ पे DC वोल्टेज कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये पावर सप्लाई में दिक्कत है। अब चूंकि दोस्तों ये काफ़ी एक्सपेंसिव पीस है, बहुत महंगा पीस है, तो इसको ठीक करने में हम कस्टमर से ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और इस सेट का कहानी तो ये है कि ये कंपनी के वहाँ से रिटर्न आया है। कंपनी वाले ने कहा है कि इसको जो है पूरा पावर जंक्शन इसका बदलना होगा और कुछ 12-13 हज़ार रुपया इसको कंपनी ने खर्चा दिया था। तो अब देखते हैं कि ये क्या है, इसके पावर में कहाँ दिक्कत है। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो थियरी होती है उस थियरी का हम रिवर्स इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। तो अब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। देखें ये पावर सप्लाई है, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं इस पावर सेक्शन में हम अपने इस प्रैक्टिकल क्लास में थियरी का समावेश इसमें करते हैं। जो हमें थियरी पता है उसको हम इसमें डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को इसमें से निकालना होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पावर सप्लाई चाहे कोई सिस्टम का हो, कोई मशीन का हो या किसी भी सेट का पावर सप्लाई हो, थियरी लगभग सबकी सेम होती है। बस हमें उस थियरी के बारे में पता होना चाहिए। देखें ये रहा पावर सप्लाई। अब हम यहाँ एक अलग से मेंस कोड लगाएंगे। देखें हमने ये मेंस कोड लगाया। अब बेहतर होगा कि जब पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने का आप सोच रहे हैं तो सीरीज में इस्तेमाल करें। देखें हमने सीरीज में इस्तेमाल किया इसको। तो देखें ये सीरीज वाली लाइन में हमने मेंस कोड लगाया। अब सीरीज हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम शॉर्ट करके ऐसे देख लेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। ये बल्ब जलना चाहिए। जब यहाँ आप शॉर्ट कर रहे हैं तो बल्ब जलना चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे करंट क्यों नहीं मार रहा है। तो अगर करंट की सही थ्योरी आपको पता है तो करंट आपको नहीं मारेगा। मैं इसको जो है यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद हम इसे चेक करते हैं। थियरी के अनुसार हम इसको चेक करते हैं। अब थियरी ये कहती है कि अगर आपने मेंस कोड यहाँ लगा दिया तो इस मेन कैपेसिटर पे 330 वोल्टेज या 320 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या इस पे 330 या 320 वोल्टेज मिल रहा है। देखें आप, मीटर को डीसी पे रखा हुआ है और यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब जब यहीं पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो तुरंत ही आप चेक कर लें कि क्या यहाँ एसी वोल्टेज आ रहा है। मीटर को आप एसी पे करें और यहाँ चेक करें। देखें यहाँ एसी वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन जो यहाँ 330 वोल्टेज कैपेसिटर पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब यही प्रॉब्लम पता चल गया कि इसके ईएमआई सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब ईएमआई सेक्शन में प्रॉब्लम अर्थात क्या, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी पावर सप्लाई होती है उसमें जो ईएमआई सेक्शन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया रहता है। और ईएमआई सेक्शन में जो कंपोनेंट लगे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं। तो अगर किसी सेट का ईएमआई सेक्शन खराब है तब समझ लें कि अब प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में है। चलें देखते हैं अब इस ईएमआई सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। हमें ये पता था कि यहाँ कैपेसिटर पे 330 वोल्टेज आने चाहिए। हमने चेक किया, थियरी को प्रैक्टिकल में शामिल किया तो पता चला कि यहाँ पे 330 वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि इसके रेक्टिफायर की क्या कंडीशन है और फ्यूज की क्या कंडीशन है। तो देखें अब मैं इसको निकालूंगा और मीटर को बजर मोड पे रखूंगा। मीटर को हम बजर मोड पे रखेंगे और चेक करेंगे फ्यूज की कंडीशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ फ्यूज उड़ा हुआ है। अब अगर फ्यूज उड़ा हुआ है
तो इसका मतलब ये है, देखें आप यहाँ पे फ्यूज उड़ा हुआ है। अब फ्यूज उड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि फ्यूज यूं ही नहीं उड़ेगा, सर्किट में कुछ न कुछ गड़बड़ी रही होगी तभी फ्यूज उड़ा होगा। तो चलें अब फ्यूज पहले डालते हैं, पहले फ्यूज को निकाल करके फ्यूज डालने का प्रयास करते हैं। तो चलें सबसे पहले इसमें फ्यूज डालते हैं और फ्यूज डालने के साथ में चेक करेंगे कि आगे क्या कंडीशन हो रही है। ये फ्यूज की जगह है। अब फ्यूज उड़ गया है तो एक सीधा हिसाब ये होता है कि इसके सप्लाई में कहीं कुछ शॉर्टिंग हुई है तभी फ्यूज उड़ा है। फ्यूज डाल के उसके बाद आगे चेक करते हैं कि कहाँ शॉर्टिंग है। देखें यहाँ फ्यूज हमने लगा दिया। अब फ्यूज अब दोस्तों हमने यहाँ फ्यूज लगा दिया। देखें अब फ्यूज की कंटिन्यूटी मिल रही है। देखें फ्यूज की कंटिन्यूटी अब प्रॉपर मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि फ्यूज जोड़ देने के बाद क्या अब हम पावर सप्लाई लगाएं और चेक करें? अक्सर यहाँ हम गलती करते हैं। फ्यूज आपने जोड़ दिया और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूज जोड़ने के बाद ये सेट ओके हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्यूज हमेशा इसीलिए लगा रहता है कि वो उड़े, और अगर फ्यूज उड़ गया है तो निश्चित रूप से पावर सप्लाई में कहीं न कहीं शॉर्टिंग अभी है। तो अब फ्यूज आपने डाल दिया लेकिन अभी आपने देखा कि शॉर्टिंग अभी भी सीरीज का गोला जल गया है। तो अब हम रेक्टिफायर को चेक करेंगे कि रेक्टिफायर क्या कह रहा है। तो रेक्टिफायर देखें, रेक्टिफायर लगा हुआ है 1 2 3 4 टर्मिनल पे रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर की थियरी ये है दोस्तों कि रेक्टिफायर के कोई भी टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो क्या रेक्टिफायर की कोई टर्मिनल शॉर्ट बता रहे हैं? देखें आप यहाँ पे हमने चेक किया 1 2, ये दोनों शॉर्ट नहीं बता रहा है, मतलब डीसी आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है। ये देखें एसी में शॉर्टिंग बता रहा है। अब एसी में यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है तो या तो ये रेक्टिफायर शॉर्ट है और या तो इसके आगे लगने वाले और कोई कंपोनेंट शॉर्ट हैं। तो इसके आगे लगने वाला पैरेलल में एमओवी के सिवाय दूसरा कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। तो संभवतः इसमें एमओवी शॉर्ट होगा। तो चेक करें एमओवी कहाँ लगा है। तो देखें ये जो है लाइन फिल्टर है, यहाँ पे लाइन फिल्टर दिया हुआ है। लाइन फिल्टर ऐसे शॉर्ट बताएगा, ऐसे शॉर्ट बताएगा, लेकिन इस तरह से शॉर्ट नहीं बताएगा। तो अगर इस तरह से शॉर्ट बता रहा है इसका मतलब एमओवी चेक करने की ज़रूरत है। एमओवी कहाँ पे है वो देखते हैं। यहाँ कॉइल है, कॉइल के बाद ये रहा एमओवी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एमओवी है, इसे बोलते हैं वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। देखें ये वीडीआर शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ थियरी ये कहती है कि वीडीआर कभी भी शॉर्ट नहीं बताएगा। अगर वीडीआर को आप मीटर से चेक कर रहे हैं तो वो शॉर्ट नहीं बताएगा। अगर रेक्टिफायर को आप मीटर से चेक कर रहे हैं तो वो कभी शॉर्ट नहीं बताएगा। तो प्रैक्टिकल में हम उसी चीज का इम्प्लीमेंट तो करते हैं। थियरी ये कहती है कि वीडीआर आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए और रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं होने चाहिए। लाइन फिल्टर के दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ लाइन फिल्टर, वीडीआर और रेक्टिफायर तीनों आपस में शॉर्ट बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें सारे के सारे एक साथ शॉर्ट हो जाते हैं ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी वीडीआर की। क्यों? क्योंकि वीडीआर बनाया ही इसलिए गया है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जब कभी इसमें ज्यादा करंट जाता है तो वीडीआर क्या करता है, अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू कम कर लेता है, और रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगा तो तुरंत ही सामने फिल्टर उड़ जाए, फ्यूज उड़ जाएगा। तो यहाँ फ्यूज उड़ा है तो जाहिर सी बात है वीडीआर सबसे पहले चेक करें कि वीडीआर शॉर्ट है, और अगर वीडीआर शॉर्ट होगा तो उसके निकाल देने से बाकी रेक्टिफायर और लाइन फिल्टर की शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम वीडीआर को निकालेंगे सबसे पहले। तो देखें हमने वीडीआर को निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं।
ये रहा VDR। अब VDR में एक कंफ्यूजन और है, वो कंफ्यूजन जानना आपके लिए जरूरी है। अब ये जो VDR मैं जिसे कह रहा हूं, और उसी तरह से यहाँ देखें NTC, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, कलर का फर्क है, लेकिन अब दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। NTC को जब आप चेक करेंगे तो NTC अगर बजर पे बता रही है शॉर्ट, तब वो ओके है। देखें हमने NTC को चेक किया, मीटर में देखें 30 ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा है, तो 30 ओम्स बता रहा है। अगर NTC या 30 ओम्स से कम बता रहा है तो समझ लें कि NTC सही है। लेकिन वहीं पे ये जो VDR है, ये शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। ये देखें बजर बता रहा है 1.9 ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा है, तो ये VDR शॉर्ट है, इसके वजह से रेक्टिफायर शॉर्ट बता रहा था। अब क्या रेक्टिफायर की शॉर्टिंग हट गई? देखें यहाँ पे क्या हुआ, रेक्टिफायर की शॉर्टिंग हट गई और ये लाइन फिल्टर की भी शॉर्टिंग हट गई। यहाँ पे लाइन फिल्टर शॉर्ट बताएगा सीरीज में, लेकिन पैरेलल में ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ डायोड की भी शॉर्टिंग हट गई और ये लाइन फिल्टर की भी शॉर्टिंग हट गई, और अब सामने जो शॉर्ट निकला वो कंपोनेंट है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसे शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा VDR इसमें डाल देंगे। तो मैं एक दूसरा VDR लगा करके आपको दिखाता हूं। तो ये देखें, ये दूसरा VDR आपके सामने है। ये VDR हम लगाएंगे और इस VDR को लगाकर हम आपको इसकी कंटिन्यूटी दिखा देता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। देखें आप, एक VDR ये है और ये देखें ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, और वहीं पे ये VDR शॉर्ट बता रहा है, इसलिए हमें इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। हालांकि अगर हम VDR नहीं डालें ना तो भी काम हो जाएगा 100%। ये VDR हमने निकाल दिया है तो काम तो तब भी अब हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ आ जाना चाहिए। तो हम बगैर VDR के भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ गया कि नहीं। तो इसके लिए हमें इसको वायर लगा के देखना होगा। दरअसल में VDR क्या है, VDR प्रोटेक्शन के लिए लगा है। अगर हम VDR नहीं माउंट करेंगे तो ये सर्किट रिस्क जोन में आ जाएगी, मतलब प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएगी। अब देखें हमने सप्लाई लगाया और सप्लाई लगाते ही क्या आउटपुट में वोल्टेज मिल गया, वो जांचने की विषय है। तो देखें हम आउटपुट में यहाँ देखें, यहाँ 22 वोल्टेज आपको मीटर में शो करने लगा। यहाँ पे देखें 22 वोल्टेज शो करने लगा मीटर में, और 22 वोल्टेज आ जाने का मतलब ये है कि ये सप्लाई अब ओके हो गई। लेकिन अगर VDR हमारे पास है तो अच्छी बात तो ये है कि इसे हम लगा दें, क्योंकि VDR अगर निकाल देंगे तो सर्किट का जो प्रोटेक्शन का मामला है वो थोड़ा खतरे में पड़ जाएगा। कभी कभी करंट भी मारता है, अगर आप सावधानी से नहीं काम करेंगे तो करंट मारता है, और करंट नहीं मारे तो इलेक्ट्रीशियन को और इलेक्ट्रॉनिक वाले इंजीनियर को मज़ा ही नहीं आता है। तो देखें हमने यहाँ VDR माउंट कर दिया। अब VDR माउंट कर देने से ये सर्किट वापस रिस्क जोन से अब बाहर है। तो हमने इसको लगा दिया, ये ख़राब कंपोनेंट को हमने बाहर किया, और VDR लगाने के बाद भी अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। देखें हमने इसको लगाया और यहाँ पे आने चाहिए 22 वोल्टेज, 22 वोल्टेज आ गया। और दोस्तों अब मुझे यकीन है कि ये सेट ओके हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इसी सप्लाई में थी, और सप्लाई में EMI सेक्शन में प्रॉब्लम थी। तो मैं कई बार कहता हूँ कि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का जब समन्वय होता है तब कोई सर्किट ओके होती है। अब अगर आप इसको थियरी में पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उसका समावेश करेंगे तो आप फॉल्ट तक पहुंचते हैं और प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब चलिए पहले मैं इसको ठीक करता हूं, उसके बाद हम इस पे अवलोकन करेंगे। देखें अब हम पहले इसको फिट कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये ओके हो जाएगा। जब वोल्टेज आ गया तो आगे की दुनिया चल पड़ेगी।
तो चलें अब लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलें अब इसके सारे कनेक्टर लगा देते हैं। ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है, इसको हमने यहाँ माउंट कर दिया, और ये मेंस कोड का कनेक्टर यहाँ लगा दिया। और अब हम लगाते हैं इसको, पहले बंद करें। बंद करने के बाद हमें लगाना होगा, क्योंकि डिस्प्ले और ऑन ऑफ का सीक्वेंस यहीं से दिया है। तो देखें हमने लगा दिया, और अब हम इस सेट को ऑन करेंगे। और अब इसको सीरीज में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और डायरेक्ट लगाने के बाद अब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, ये बटन हम दबाएंगे। देखें रेड इंडिकेटर आ गया और चार्जिंग भी शुरू हो गई। चलिए हम इसको चालू करते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करो प्रदीप। अब बजाइए प्रदीप। आवाज बढ़ाइए। तो देखें दोस्तों, ये जो JBL का है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे थे 28,000 रुपये इसकी कीमत है। तो इसमें अब चलें थोड़ा सा अवलोकन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और कैसे हमने अपने थियरी और प्रैक्टिकल को दोनों मिला करके यहाँ ओके करने का प्रयास किया गया। दोस्तों सबसे पहले हमने चेक किया कि वहाँ पे AC 230 वोल्टेज आ रहा था। AC 230 वोल्टेज आने के बाद जब हमने चेक किया तो वहाँ मेन कैपेसिटर पे 330 वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहा था। और मेन कैपेसिटर पे 330 न प्राप्त होने की वजह होती है EMI सेक्शन का फेल होना। अब EMI सेक्शन में फेल होने वाले कंपोनेंट मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, और पहला होता है फ्यूज, दूसरा होता है VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और जब हमने चेक किया तो वहाँ पे रेक्टिफायर, VDR, लाइन फिल्टर और फ्यूज ये सारे शॉर्ट बता रहे थे। लेकिन फ्यूज बदलने के बाद हमें पता चला कि अभी तीन कंपोनेंट अभी भी शॉर्ट बता रहे हैं। उसमें था लाइन फिल्टर और डायोड और उसके बाद VDR। तो इस विषय में हमें ये पता है कि VDR के शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। VDR ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, क्योंकि VDR शॉर्ट होने के लिए ही लगाए जाते हैं, फ्यूज शॉर्ट होने के लिए ही लगाए जाते हैं। और जब हमने चेक किया तो पाया कि VDR शॉर्ट था, और VDR जब हमने दूसरा लगाया तो काम हो गया। लेकिन वहीं पे आपने देखा इस प्रैक्टिकल क्लास में कि मैंने VDR न लगा करके भी सेट को ऑन करने का प्रयास किया, वोल्टेज आपको वहाँ दिखाया था। तो VDR सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। अगर आप उसको निकाल देते हैं पावर सप्लाई तब भी चालू हो जाती है, लेकिन प्रोटेक्शन हट जाता है और सप्लाई रिस्क जोन में आ जाती है। तो आपने देखा कि VDR से शॉर्ट होने की वजह से पूरा सेट बंद था। अब दोस्तों अगर कोई सेट पूरा बंद में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि वो बड़े आसानी से आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन जब आपको थियरी पता है तब प्रैक्टिकल में जब आप गोते लगाते हैं तो बड़े आसानी से प्रॉब्लम तक पहुंच पाते हैं और उसे इस तरह से ठीक कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की साप्ताहिक क्लास, और आपको पता है कि हर सप्ताह में शनिवार को एक नया क्लास लेकर के आप सभी लोगों के लिए आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। बस जुड़े रहें इसी तरह से आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।